तो कल की क्लास में हमने पहले 10 असाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, असाइनमेंट नंबर 11 में हमें दे रखा है यहाँ पर ओपन ए न्यू एक्सेल वर्कशीट, और इसमें जो आपका डेटा है वो आपको सेल A1 से लेकर D7 तक एंटर करने के लिए ऑलरेडी पहले से गिवन है, जिसमें आपको स्टूडेंट नेम और कुछ सब्जेक्ट्स का एक रिकॉर्ड दिया गया है यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, A1 से लेकर देखो ये D7 तक का एक कंटेंट आपको गिवन है यहाँ पर। और जब अब कई बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी था कि सर हम ऑटो फिट सभी को कर सकते हैं खुद से। बिल्कुल भी ऐसा मत करना जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि ऑटो फिट द टेबल या ऑटो एडजस्ट द सेल्स एज रिक्वायर्ड का मतलब ऑटो फिट ही करना होता है। और जब भी किसी क्वेश्चन में अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ आता है कि ऑटो फिट द टेबल या ऑटो एडजस्ट द टेबल ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, इसका मतलब तो होता है कि आपने अपने टेबल के डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ का यूज़ करना है। पर जब तक ना लिखा हुआ है तब तक नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपने किसी सेल में जैसे यहाँ पर एक हेडिंग का नेम लिखा है नेम, आप नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं, अब हमने यहाँ पर एक सिंगल वर्ड लिखा नेम, तो हमारी डिफ़ॉल्ट विड्थ के अंदर इसका नेम जो है वर्ड का वो फिट हो रहा है। पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल के अंदर, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स इन हिंदी, अब टैब बटन प्रेस किया, अब यहाँ पर देखो कंटेंट हमारा सेल से बाहर जा रहा है। तो इस कॉलम को आप ऑटो फिट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। और कैसे करना है, ऊपर से जिस भी कॉलम में आपने ये टेक्स्ट लिखा है तो उस कॉलम नेम की आप राइट वाली यहाँ पे बॉर्डर एज पे डबल क्लिक करके आप ऑटो फिट कर सकते हैं। तो इस तरह के कंटेंट में आप ऑटो फिटिंग कर सकते हैं, ना कि इस वाले कंटेंट में आप करेंगे बिल्कुल भी। अगला पॉइंट आता है फिर अब हमारा यहाँ पर, अब हमें देखो यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैथ साइंस और इंग्लिश का रिकॉर्ड दे रखा है, और इसके बाद हमें बोला हुआ है अप्लाई द बोल्ड फॉर्मेटिंग टू द कॉलम हेडर्स। तो डेटा एंटर करने के बाद हम पहले इसको ऑटो फिट कर लेते हैं कंटेंट को, और ऑटो फिट होने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, कह रहा है कि भाई पहले तो कह रहा है कि बोल्ड करना है फॉर्मेटिंग को सभी कॉलम हेडर्स का, मतलब यहाँ पे कॉलम हेडिंग से है तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। इसके बाद आता है क्रिएट ए न्यू कॉलम ऑफ एवरेज। यहाँ पर आपको अब एक एवरेज कैलकुलेट करनी है, और एवरेज के लिए आप एवरेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू एवरेज लिखकर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है तीनों सेल्स को, और एंटर की प्रेस करेंगे। और इसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट से इसको डबल क्लिक कर देंगे, और या नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब कुछ स्टूडेंट्स की जो एवरेज ऑफ मार्क्स है यहाँ पर हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक शो हो रही हैं वैल्यूज़। तो हम इसमें अगर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो रिड्यूस भी कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल तक, और हम कंप्लीट इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है फिर नेक्स्ट रीअरेंज द डेटा अल्फ़ाबेटिकली इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर अब आपको एक डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के लिए भी बोल दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप डेटा अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को रीअरेंज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आपको एक फील्ड के हिसाब से करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक करके। कभी भी आपने सॉर्टिंग के लिए सिलेक्शन नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो जैसा यहाँ पे बोला हुआ है रीअरेंज द डेटा अल्फ़ाबेटिकली करना है आपको कंटेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स आपको जस्ट एक सिंगल सेल में क्लिक करना होता है। कभी भी आपको सॉर्टिंग के लिए कहता है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली कंटेंट हमारा स्टूडेंट नेम के अंदर है, तो सिलेक्शन नहीं करेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल भी। जस्ट एक सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सॉर्टिंग ऑप्शन में A to Z ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर वाइज हो जाएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट में दे रखा है कि गिव ऑल बॉर्डर टू टेबल एंड चेंज द फॉन्ट फेस एरियल। तो यहाँ पे हमने सभी को ऑल बॉर्डर देनी है, और फॉन्ट का नेम यहाँ से एरियल कर देना है। एंटर कर दिया, और जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करी तो आपको स्क्रीन पर देखो हेडिंग्स सभी कट की हुई शो हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ये जो एरियल फॉन्ट है एक बोल्ड फॉन्ट होता है जिसमें टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जिससे हमें कॉलम की विड्थ पे भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमें उसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इसके बाद आता है नाउ क्रिएट ए बार चार्ट टू विजुअलाइज द एवरेज स्कोर्स फॉर मैथ साइंस और इंग्लिश। तो इसके अंदर आपको सभी कॉलम्स का चार्ट नहीं बनाना, यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर का चार्ट बनाना है। किसकी एवरेज का, स्कोर्स का, स्कोर्स की
जो यहाँ पर हमारे पास डेटा दे रखा है मैथ, साइंस और इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर मैथ, साइंस और इंग्लिश के अंदर जो डेटा दे रखा है, अब इसकी एवरेज हमने किस में निकाले हैं, एवरेज स्कोर हमने निकाली है E2 के अंदर, या फिर ऐसे सभी के नीचे दे रखी है। तो चार्ट बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले नेम को सिलेक्ट करना है। कभी भी क्वेश्चन में आपको चार्ट बनाने के लिए अगर असाइनमेंट में कह दे तो उसमें आपको ना नेम का कॉलम हमेशा लेना है बिना कहे। तो यहाँ पर आपको बार चार्ट को अगर विजुलाइज करना है तो विजुलाइज करने के लिए यानी किसी भी कंटेंट को अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमें बोला कि आपने बार चार्ट का यूज़ करना है, एवरेज ऑफ स्कोर्स फॉर मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर मैथ, साइंस या इंग्लिश की जो एवरेज है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है। इसके लिए आपको अब ये किसकी एवरेज कितनी है, हम ओनली एवरेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स नेम को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, देन कंट्रोल बटन अब हम अपने कीबोर्ड से होल्ड करके रखेंगे और एवरेज कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसके बाद कंट्रोल बटन को छोड़ के इंसर्ट मेन्यू में ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपको बार चार्ट के नाम से, यहाँ से हमने एक बार ग्राफ ले लिया। तो क्लिक करते ही यहाँ पर बार ग्राफ आ गया। और जब भी आप बार ग्राफ बनाते हैं सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि कोई भी चार्ट टाइप आप लेते हैं तो टेबल डेटा के ऊपर चार्ट इंसर्ट होके आता है। तो सबसे पहले आपने चार्ट को उठा के नीचे रखना है और उसके बाद अपने चार्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा आप रीसाइज करके आप इसको रीसाइज करके कुछ इस तरह से हम ऊपर सेट करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपरली इसका मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड। और उसके बाद आता है फिर गिव टाइटल ऑन चार्ट। अब आपको इसके बाद चार्ट को टाइटल भी देना है एज एवरेज ऑफ स्कोर के नाम से। तो यहाँ पर अभी देखो ऑलरेडी इसका नाम जो चार्ट का टाइटल है वो ऑलरेडी अपने आप से ही आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको चार्ट का टाइटल शो नहीं हो रहा है, मैंने अभी डिलीट बटन से डिलीट किया है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर आपको चार्ट टूल्स में लेआउट मेन्यू के अंदर, और ये ऑप्शन आपको देखो तभी दिखाई देंगे जब आपका चार्ट सिलेक्टेड होगा। तो अभी हमारा चार्ट सिलेक्टेड है तो इसी में आपको चार्ट टाइटल में ऑप्शन पे जाके यहाँ से अबव चार्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं एवरेज ऑफ स्कोर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टाइटल नेम है वो हमें किस नाम से देना है, गिवन है नेम। और उसके बाद आता है प्लेस द चार्ट बिलो द डेटा टेबल। तो आपने चार्ट को यहाँ पर टेबल के नीचे रखना है और पेपर साइज़ A4 और मार्जिन नॉर्मल रखेंगे। अब देखो ये ऑप्शन आपको पहले ही भी आते हैं कि मार्जिन आपको नॉर्मल ही रखना है और पेपर साइज़ हम A4 कर देंगे, यहाँ से क्लिक कर दिया। और अगर आपको स्क्रीन पर ये इस तरह की एक डॉटेड लाइन आ रही है, इट मीन्स ये क्या है, एक पेज ब्रेक लाइन है कि अगर आप अपने चार्ट का साइज़ अगर रीसाइज़ कर रहे हो और अगर आपका गलती से इससे बाहर चला जाता है ऐसे में, तो आपका चार्ट गलत हो जाएगा ये चीज़, जिससे कि आपका डेटा भी 2 पेजेस पे चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, आपका कंटेंट कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो इस लाइन ब्रेक से पहले आपका होना चाहिए। और चार्ट का साइज़ आपकी टेबल से विड्थ में या हाइट में बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखो इस असाइनमेंट में बहुत सारे बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स भी कर रखी थी, और सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्ट द टेबल फ्रॉम A11 सेल। तो आपने ये जो टेबल है ना A11 सेल से बनानी है। और अभी तक ये वाला जो असाइनमेंट है, अभी तक कुछ CPT एग्ज़ाम्स में, इतने सारे CPT एग्ज़ाम में आज तक ये 2 बार पहले भी आ चुका है, और साल लास्ट टाइम यही सेम असाइनमेंट ईयर 2022 के अंदर भी आ चुका है। और इसमें जो चीज़ आपको बोल्ड शो की गई है हम बोल्ड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा कंटेंट रैप भी हो रखा है, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, नेम ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, या लास्ट के दोनों सेल्स में भी। तो हमने इन दोनों को जैसे ही सेलेक्ट किया और यहाँ से रैप टेक्स्ट ऑन कर दिया, या मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो इसमें देखो कंटेंट हमारा थोड़ा सा नॉन एडजस्टेबल है। अभी तो हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, कॉलम्स की विड्थ्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने डेटा को प्रॉपरली फिट कर देंगे। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपका जैसे इंसेंटिव कमीशन का जो कॉलम है वो परफेक्टली फिट नहीं हो रहा, तो आप उस सेल में एडिटिंग करके यहाँ से ऑल्ट एंटर के थ्रू अपने टेक्स्ट को नीचे लेकर आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर नेम ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में एस हमारा नीचे जा रहा है, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, बट यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर में हमारा नंबर वर्ड नीचे लेकर आना में।
तो आपको डबल क्लिक करना है सबसे पहले, देन नंबर n से पहले क्लिक करके ऑल्ट एंटर। यहाँ पर आपको लेफ़्ट ऑल्ट का यूज़ करना है, ना कि राइट वाले का। और बेसिक इनकम और जो सेल अमाउंट है उसको हमने डबल क्लिक से फिट करा। अब जैसे कि ये टेबल दे दी जिसमें आपको एम्प्लॉय नंबर दे रखा है, जिसमें फ़र्स्ट वैल्यू आपको गिवन थी और सेकंड भी, और फर्स्ट वैल्यू का नेम जो है वो आपको 100 और सेकंड अमाउंट दे रखी है 102। तो यहाँ पे आपको बाकी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड नेक्स्ट। तो मीन्स अगर आपकी फ़र्स्ट रोल नंबर यहाँ पर आईडी है, जो एम्प्लॉय आईडी 100 है, नेक्स्ट 102 है, तो इसका मतलब अब दोनों के बीच में 2 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू जब हम टाइप करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 102 के बाद 4। अब दोनों के बीच में 2 डिजिट्स का गैप है तो 2 का रखेंगे। आप इसके लिए काम और भी कर सकते हैं यहाँ पर कि आप दोनों सेल्स का डेटा सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर से नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी अपने आप गैप खुद ही उठा लेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा, मुझे अगर 1 से लेके 10 तक यहाँ पे वैल्यूज़ टाइप करनी है इसके अंदर, तो मैं अगर यहाँ पे 1 लिख के अगर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट होगी वो सभी में सेम ही आएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें वैल्यू 1 पॉइंट इंक्रीज़ करनी है, तो आप नेक्स्ट सेल में 2 लिखकर दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, जिससे वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट इंक्रीज़ होगी। बट अभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिंगल डिजिट्स का गैप था, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट इंक्रीज़ हो गया। और अगर यहाँ पर हमारे पास अब 2 डिजिट का गैप है, मैंने फर्स्ट यहाँ पे 2, सेकंड 4, तो यहाँ पे 2 का टेबल भी आ जाएगा। या ऐसे कोई भी टेबल लेनी हो तो आप इस तरीके से आप कंटेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट भी दे रखी है। देखो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डेटा हमारा एम्प्लॉय नंबर कॉलम में बिल्कुल सेंटर है, और यहाँ पे सभी हेडिंग्स में भी हमें बिल्कुल सेंटर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंटेंट। तो यहाँ पर हम सेंटर तो करेंगे और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल बीच में शो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर हमें उससे पहले दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में सेट द कॉलम विड्थ एज फॉलोस। यहाँ पर आपको विड्थ को फॉलो करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको कॉलम की विड्थ को चेंज करना है, जैसा आपको नीचे शो भी किया है पॉइंट के अंदर। जैसे यहाँ पर देखा कॉलम ए, कॉलम में 5 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको कॉलम ए की जो विड्थ है वो आपको 5 पॉइंट करनी है, और जबकि कॉलम बी की 18 करनी है। तो कॉलम ए को मैंने सबसे पहले ऊपर से सेलेक्ट किया और फॉर्मेट ऑप्शन पे जाकर यहाँ से कॉलम विड्थ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे 5 लिखकर एंटर कर दिया। यहाँ पर 5 पॉइंट होगी। फिर इसमें बोल रखा है कि कॉलम बी की जो विड्थ है वो हमने 18 पॉइंट और सी और डी में 13। तो यहाँ पे बी कॉलम पे क्लिक करा, फॉर्मेट में कॉलम विड्थ में 18 लिख दिया हमने, और ओके करने के लिए हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से एंटर बटन दबा सकते हैं। और जैसे अब हमने एंटर किया तो देखो नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्ड नीचे है। जब हमने इसको इंक्रीज़ किया तो हमारा ऊपर एक ही सिंगल रो के अंदर कंटेंट इंसर्ट होकर आ गया। तो हम चाहते हैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑन करना है, जबकि ऑलरेडी रैप टेक्स्ट फीचर ऑन है। तो इसका मतलब अगर आपका ऑप्शन के थ्रू काम नहीं कर रहा, यानी अगर टेक्स्ट को आगे तक स्पेस मिल रहा है, कंप्लीट टेक्स्ट टाइप होने के लिए जगह मिल रही है सेल के अंदर, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो रैप टेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू रैप नहीं होगा। उसके लिए आपको सेल में एडिट करके ऑल्ट एंटर का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ से भी रैप करना है। और नेक्स्ट में दे रखा है फिर सी एंड डी में 13 और ई और एफ में 14 करना है। तो यहाँ से मैंने सी और डी को सिलेक्ट करके फिर से 14 में कॉलम विड्थ 13, और जबकि बाकी दोनों कॉलम्स के अंदर हमने सेलेक्ट किया, देन कॉलम विड्थ में 14 लिखकर एंटर कर दिया। और यहाँ पर भी देखो जैसे ही 14 करा सैलरी वर्ड भी यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो ऑल्ट एंटर से आप नीचे लेकर आ सकते हैं। डायरेक्ट आप सेल पे क्लिक करके ऑल्ट एंटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जहाँ से भी आपको वर्ड नीचे लेके आना है उसके आगे कर्सर रखना पड़ेगा। उससे नेक्स्ट में आता है फिर एंटर द फॉर्मूला टू फाइंड द इंसेंटिव टू द फर्स्ट एम्प्लॉय एंड 4% ऑफ सेल अमाउंट। अब देखो यहाँ पर आपको ना एक डेटा दिया गया है एक कंपनी का, जिसमें हमें टोटल रिपोर्ट जो निकालने के लिए दे रखी है 3 महीने की दे रखी है, जनवरी टू मार्च सेशन तक की। तो हमें यहाँ पे जो रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है 3 मंथ्स की सेल का रिपोर्ट कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको क्वार्टरली दे रखी है। अब देखो साल में जो क्वार्टर होते हैं वो होते हैं 4,
अब 4 क्वार्टर होते हैं साल में, यानी कि टोटल महीने होते हैं 12। तो 12 महीने का मतलब हर एक क्वार्टर के अंदर 3 + 3 + 3 + 3, टोटल ये 12 महीने हो गए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो क्वार्टरली निकालनी है। तो अभी पॉइंट मैं अभी इसमें क्लियर करता हूँ, उससे पहले हमने 4% कमीशन निकालनी है। अब जैसे आपने एक कंपनी में एक जॉब ज्वाइन करी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, अब वहाँ पर आपकी जो सैलरी है 12,500 रुपये है, और कंपनी ने आपको बोला कि आपकी जो बेसिक इनकम है वो 12,500 आएगी पर उसके अलावा आपको अलग से कंपनी कुछ इंसेंटिव यानी कमीशन के तौर पर कुछ इंसेंटिव भी पे करेगी। और ये जो इंसेंटिव होगा यानी जो कमीशन वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में अभी मैंने आपको दिखाया था 4% ऑफ सेल अमाउंट। तो कंपनी ने कहा कि भाई आपको बेसिक सैलरी के अलावा आप कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो भी सेल करोगे तो उस टोटल सेल अमाउंट का आपको 4% पे किया जाएगा। तो यानी अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 4% कैलकुलेट करना है सेल अमाउंट का। तो सेल अमाउंट क्या हमारी 20,000, तो इसका हमें इनटू में 4% निकालना है, 800 रुपीज़ आ जाएगा अमाउंट, और हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो ये तो हमें मिलना ही मिलना है, यानी कि कंपनी क्या करती है अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी के अलावा कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है, या इंसेंटिव है, कमीशन है। अब ये तो हमारी सेल अमाउंट है, अब हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, सैलरी कैलकुलेट करनी है। किसकी सैलरी, अब सभी एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पर सैलरी अभी कितनी है, 12,500 प्लस में। अब मैंने कहा कि आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अब कंपनी क्या करती है अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी के अलावा अब कुछ इंसेंटिव या कमीशन भी प्रोवाइड करती है अगर, तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, प्लस करना है। सेल अमाउंट को प्लस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब ये तो आपने कंपनी का माल बेचा 20,000 रुपये का, तो ये अमाउंट प्लस नहीं होगी। इसके ऊपर जो आपको कमीशन मिलेगी 4% 800 रुपये, आप इसको प्लस करके जब एंटर करेंगे यानी 12,500 सैलरी प्लस में इंसेंटिव बन गया आपका 800 रुपये, तो टोटल सैलरी तो अभी बनी 13,300 रुपये। तो ये जो सैलरी है ये क्वार्टरली सैलरी नहीं है, ये सिंगल एक महीने की सैलरी है। पर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि आपने जो सैलरी रिपोर्ट निकालनी है यहाँ पर वो 3 मंथ्स की बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनटू में यहाँ पर 3 कर देंगे। अब एक महीने की सैलरी 13,300, देखना यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाना भूल जाना, बॉड मास रूल चलेगा यहाँ पे। अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वार्टरली सैलरी भी निकाल दी। इसके बाद आता है, अब देखो यहाँ पर 3 इसलिए लिखा क्योंकि एक क्वार्टर में यहाँ पर 3 महीने आते हैं। टोटल देखो 4 क्वार्टर हैं, तो एक महीने के अंदर 3, तो दूसरे क्वार्टर में भी 3 आएंगे, तो तीसरे में भी 3 और चौथे में, तो टोटल 12 महीने तो वैसे पूरे हो गए। तो क्वार्टर में 4 महीने नहीं आते, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट में दे रखा है टोटल कैलकुलेट करना है हमें नीचे। तो इज इक्वल टू सम करके आप सेलेक्ट करेंगे रेंज को, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको टोटल ऊपर से नीचे का दे रखा है टोटल कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे ही फिर हम एवरेज भी निकालेंगे, ऊपर से लेकर हमने यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट किया, एंटर, और इसको भी राइट में ड्रैग कर दिया। अब एक तो होता है कि हम राइट में एक एक को ड्रैग करें, हम एक साथ भी कर सकते हैं। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम का यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़, और बात करें फिर हम यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज़ क्या होगा। अभी आपने इसके अंदर जस्ट काउंट फंक्शन में काउंट लगा देना है, और इन टोटल आंसर हम 7 वैल्यूज़ ले रहे हैं तो 7 के साथ आ जाएंगी। टू काउंट द वैल्यूज़, यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो यहाँ पर टोटल 7 आ गया। आपने पहले काउंट का फंक्शन पढ़ रखा है असाइनमेंट्स के अंदर। इसके बाद आता है एंटर द फॉर्मूला टू फाइंड द क्वार्टरली, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्वार्टरली सैलरी। अब देखो यहाँ पर सैलरी तो आपकी बनेगी बेसिक सैलरी और इंसेंटिव को मिलाकर, पर क्वार्टरली सैलरी में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा। और उसके अलावा आपको जितना भी न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मेट ऑफ ऑल डेटा टू इंक्लूड 1000 सेपरेटर विद 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर अब आपका जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है आपने इसके ऊपर एक 1000 सेपरेटर यानी कोमा स्टाइल पे क्लिक करना है।
और उसके ऊपर 2 डेसिमल भी देने हैं। तो देखो 2 डेसिमल ऑटोमेटिकली अप्लाई होके आ रहे हैं जैसे हमने यहाँ से सेपरेटर लगाया था। तो ये असाइनमेंट भी हमारा डन। नेक्स्ट, आई थिंक ये वाला आप कर लेंगे असाइनमेंट्स, इसमें कुछ स्पेशल कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है, करा देते हैं। डेट का मेन पार्ट आता है इसके अंदर एक। तो ऑप्शन यहाँ पर आता है, देखो अब इसके अंदर हमें सबसे टॉप में ना यहाँ पर रैप करके टेक्स्ट एक दे रखा है जिसमें आपको रिजल्ट ऑफ क्लास 10th फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 24। तो यहाँ पर हमने जब कंटेंट लिखा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा हाइट को बढ़ा देते हैं ताकि हमारा इसी के अंदर जो रैप कंटेंट है वो भी हमें विजिबल हो जाए। और इसके बाद आते हैं हेडिंग्स भी हमारी यहाँ पर बोल्ड है तो हेडिंग को भी बोल्ड कर देंगे। और साथ में 1 मिनट मैं तो हमें यहाँ पर अब टोटल निकालना है। तो देखो अब आप यहाँ पे टोटल निकालने के लिए ऑटो सम का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर क्या करेगा, देखो यहाँ पर इसने रोल नंबर वगैरह को भी सभी को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हमने ध्यान से देखना है। अब टोटल निकाल रहे हैं तो भाई किसका निकालना है हमें, पंजाबी और मैथ कॉलम का। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इक्वल टू लिखकर सम ब्रैकेट स्टार्ट और दोनों को सिलेक्ट करके एंटर दबा दो और आप नीचे फिर इसको कॉर्नर से डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन पड़ता है कि इसमें आपको अलाइनमेंट देनी है और डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है वो आपको कुछ इस तरह के फॉर्मेट में डिज़ाइन करना है। 05 हाइफन फिर मार्च है फिर कोमा में 2005 दे रखा है। तो देखो ये कैसे करेंगे, अब पहले हम डेट्स लिख लेते हैं इसके अंदर। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सेल के अंदर डेट एंटर करते हो तो आप अपने कंप्यूटर में ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि अगर आपके कंप्यूटर में नीचे अगर पहले मंथ दे रखा है तो आप यहाँ पे मंथ की वैल्यू को पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करेंगे, ना कि डेट की वैल्यू को। अब जैसे यहाँ पर एक डेट दे दी गई हमें स्क्रीन पर 2/4/2000। अब मेरे सिस्टम में नीचे क्या दिखा रहा है कंप्यूटर में कि पहले डेट है फिर मंथ है। तो यहाँ पर जब मैं अब डेट क्या है हमारे पास लिखने के लिए 2 तारीख है, चौथा महीना है। तो मेरे कंप्यूटर में अगर नीचे पहले मंथ है ना तो मैं फिर यहाँ पे डेट को पहले टाइप नहीं करूँगा, ध्यान रखना। फिर मैं पहले मंथ को ही लिखूँगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, जब भी आपको एक्सेल में किसी भी असाइनमेंट में अगर डेट लिखने के लिए दे दी जाए तो उसके अंदर आपने कभी भी डेट जो लिखनी है वो आपको अपने कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर में नीचे पहले डेट दे रखा है फिर तो आप पहले डेट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल शीट में टाइप कर पाएंगे। बट अगर आपको स्क्रीन पर आपकी यहाँ पे विंडो में अगर नीचे पहले मंथ की वैल्यू पहले दिखा रहा है तो आप 4 को पहले लिखेंगे फिर 2 को बाद में, नहीं तो आपकी डेट जब एंटर होगी कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर तो वो आपकी गलत एक्सेप्ट होगी फिर। तो यहाँ पर हमने लिखा 2/2000 एंटर कर दिया। इसको हम थोड़ी सी विड्थ एक्सपेंड कर देंगे, नहीं तो हैश हमें दिखा देगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है 6/5/2023। तो यहाँ पर देखो मैंने डेट्स लिख ली सारी। अब लिखने के बाद अब क्वेश्चन में हमें नीचे दे रखा है कि आपको डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह के फॉर्मेट में सेट करना है जिसमें आपको ये जो मंथ की वैल्यू है बीच में आपको ये मंथ फॉर्मेट में यानी कि एक अल्फ़ाबेट कंटेंट के अंदर प्रिंट करानी है। तो सबसे पहले हम सभी डेट्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉर्नर से नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाकर इसी के अंदर आपको सबसे लास्ट में कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे।
अब यहाँ पर जो डेट फॉर्मेट हमें असाइनमेंट में दे रखा था, अगर आपने यहाँ पर मंथ को पहले लेकर दिखाना हो तो आप को पहले लेकर आ सकते हैं, डी को बाद में। मैं एक बार यहाँ पे सारा डिलीट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अब देखो डेट मंथ ईयर का जो फॉर्मेट था उसके अंदर अब इसमें कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखा रखा है जिसमें पहले आपको डेट है, फिर हाइफन है, फिर मंथ का नेम है, फिर कोमा में स्पेस देके फिर ईयर भी दे रखा है। अब देखो डेट को हम कैसे प्रिंट कराते हैं, डी से डेट को प्रिंट कराया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर सिंगल डी टाइप किया है तो यहाँ पर आपको किसी भी डेट से पहले स्टार्टिंग में 0 प्रिंट करके नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं 0 फॉर्म के अंदर आपको डेट लिखनी है तो 2 बार डी लगाएंगे, फिर हाइफन लगा के। अब हमें चाहिए मंथ, तो मंथ के लिए होता है एम। अगर आपने सिंगल एम लिखा है तो देखो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 0 लिखी जो मिल रही है ये नहीं लगी हुई आएगी। अगर हम एम एक ही रखते हैं तो 2 एम लिखने पर आपको ऊपर प्रीव्यू में भी शो करेगा सैम्पल के तौर पर नीचे। और 3 बार एम लगाने का मतलब आपको मंथ का नेम शॉर्ट फॉर्मेट में, या 4 बार एम लगाते हैं तो फुल फॉर्म में आ गया, पर हमें शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। देन कोमा लगा के स्पेस भी दे दिया, 4 बार हम यहाँ पर वाई भी लिखेंगे और ओके कर दिया। हम कॉलम विड्थ बढ़ा रहे हैं तो देखो सेम मैच हो गया हमारा, डेट हाइफन मंथ फिर कोमा में ईयर। तो कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे। तो डेट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डी से, तो मंथ के लिए एम या ईयर्स के लिए वाई होगा। हम डायरेक्ट अगर इस तरह के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट ना भी करे शायद, और उसके ऊपर कैलकुलेशन भी नहीं की जा सकती फिर। और इसके बाद आता है नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है विद द परसेंटेज साइन, ठीक है। यहाँ पर आपको विद शोइंग परसेंटेज साइन करना है एंड 2 डेसिमल में भी शो करना है बिफोर द टोटल मार्क्स। यहाँ पर जो आपने परसेंटेज का कॉलम क्रिएट करना है, कह रहे टोटल से पहले, तो टोटल के कॉलम नेम पे राइट क्लिक करके हमने पहले कॉलम ले लिया और परसेंटेज के नाम से एक कॉलम बनाया, जिसके बाद अब परसेंटेज निकाल दिया हमने बाय में 200%, क्योंकि 200 में से आ रहे हैं नंबर तो 200% से डिवाइड कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है इसमें, अब देखो इसके अंदर ना एक परसेंटेज का साइन भी लगाना है। तो सिंबल लगाने के लिए अब अगर आप ऊपर से परसेंटेज निकालने के बाद सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो बीच में पॉइंट नहीं लग कर आ रहा, 70.00% आना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमने क्या करा, सेल के अंदर भी परसेंट लगा दिया और बाहर से भी लगा दिया। तो क्वेश्चन में जब भी कहता है ना कि कैलकुलेट द परसेंटेज विद शोइंग परसेंटेज साइन, का मतलब आपको अपने सेल के अंदर परसेंट का साइन नहीं लगाना। एंटर किया, आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर से अप्लाई करना है। जिस भी सेल में आपने परसेंटेज विद सिंबल शो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ऑन करेंगे। अब हम सेल के अंदर नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये डबल हो जाएगा। और 2 डेसिमल भी बोल रखा है तो यहाँ से हम इंक्रीज डेसिमल का यूज़ करके हम सभी को एक साथ सेलेक्ट करके इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं और असाइनमेंट नंबर 14 में आते हैं फिर। जी हाँ, तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक टेबल टाइप कर ली। अब टाइप करने के बाद इसमें देखो सीरियल नंबर्स हमारे जो है ना, यहाँ पर 01, 02, 03 लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन 5 सेल में 01 लिखता हूँ तो देखो किसी भी सेल में 01, 02 एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ भी। और कल की क्लास में हमने ये पॉइंट डिस्कस भी किया था कि कभी भी सेल में आपको 1 के साथ में डॉट या अगर स्टार्टिंग में 0 आती है तो आपने सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से जनरल ऑप्शंस में जाकर यहाँ से आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे टेक्स्ट किया, अब आप इसमें चाहे 01 लिखें या 02, 03, 04, 05, तो ये चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है, देखो अलाइनमेंट्स आप ध्यान से देख लेना कि कौन से असाइनमेंट में किस कंटेंट पे कौन सी अलाइनमेंट है। अब देखो फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे आपका एक तो सारा डेटा भी बोल्ड है, तो कंप्लीट हम इस असाइनमेंट में डेटा भी बोल्ड रख सकते हैं। अब बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है टोटल एक्सपेंस निकालना है, पर पहले हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसी में कह रहा है इंसर्ट ए न्यू कॉलम ऑफ यूनिट 1 एक्सपेंस एंड 2 एक्सपेंस बिफोर द टोटल एक्सपेंस। अब यहाँ पर आपको टेबल बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, न्यू कॉलम क्रिएट करना है यूनिट 1 और यूनिट 2 एक्सपेंस के नाम से बिफोर टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस के कॉलम पे आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पर पहले 2 कॉलम ले लिए और इसके अंदर यूनिट 1 लिखकर ऑल्ट एंटर किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सपेंस। और ऐसे ही मैंने इस सेल डेटा को राइट में ड्रैग किया और इसके अंदर हम इसमें कर देंगे 2 एंटर। अब देखो हमने यहाँ पर एक्सपेंस के नाम से 2 कॉलम क्रिएट करे और इसमें अब कह रहा है कि नाउ कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो ये जो डेटा दे रखा है ना आपको, इसमें 28 या 12 ये क्या है, हमारी क्वांटिटी है एक्चुअली में ये। अब इसमें आपको दे रखा है यूनिट 1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है ना, वो आपकी 8 रुपीज़ के हिसाब से है। अब 8 रुपये ईच का प्राइस दे रखा है, या यूनिट 2 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने उसको 10 रुपये के हिसाब से काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 में एक्सपेंस कितना आएगा, इक्वल टू दिस। आपने यूनिट 1 अमाउंट को लिखना है, देन इनटू में 8 करके 8 से मल्टीप्लाई किया तो 28 गुना में 8। मान के चलिए आपने क्या करा, पेन खरीदे, ठीक है, 12 पेन। अब एक पेन का प्राइस अगर 10 रुपये है तो यानी कि इक्वल टू 12। अब क्या है, ये हमारे 12 पेन आपने खरीदे हैं। ये क्या, इसका मतलब क्या हो, ये क्वांटिटी हमारी इनटू में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि 10 ईच दे रखा है। और इन दोनों को फिर हम ड्रैग कर देंगे और इसका फिर कह रहा है टोटल एक्सपेंस भी निकालना है। तो यूनिट 1 में और यूनिट 2 को प्लस करके जो टोटल अमाउंट बनेगी वो हमारी टोटल एक्सपेंस की हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू कॉलम भी क्रिएट करना है ऑफ एवरेज ऑफ एक्सपेंस के नाम से आफ्टर द टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमने एवरेज एक्सपेंस के नाम से कॉलम क्रिएट किया और इसके अंदर आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाकर इन दोनों एवरेज सेल्स को सेलेक्ट करके एंटर की करना है और ड्रैग कर देंगे। तो देखो यहाँ तक भी हो गया हमारा। उसके बाद आता है इंसर्ट योर नेम इन हेडर टू द लेफ्ट सेक्शन। अब आपको इसके बाद अपना नेम इंसर्ट करना है हेडर में, लेफ्ट सेक्शन में, और जबकि पेज नंबर राइट में और सेंटर में फाइल पाथ। तो हेडर फुटर पे जाने के लिए देखो आपको कल की क्लास में बताया था कि इंसर्ट पर जाके आप हेडर फुटर ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या व्यू टैब में जाके जैसे ही आप पेज लेआउट ऑन करेंगे तो तब भी ऑटोमेटिकली आपका हेडर फुटर टूल बार एक्टिव हो जाएगा क्लिक करते ही। अब लेफ़्ट में आपको अपना यहाँ पर नेम टाइप करना है। अब नेम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और इसके बाद टैब बटन प्रेस किया हमने, तो यहाँ पर टैब प्रेस कर दी। अब इसमें दे रखा है कि पेज नंबर टू द राइट सेक्शन, तो राइट में हमने सेक्शन में क्लिक करके इसके टूल बार में से यहाँ से पेज नंबर ले लिया और बीच में हमने यहाँ पर एक फाइल पाथ लेना है। तो फाइल पाथ का ऑप्शन आपको यहाँ पर इसी में मिल जाएगा जब आप बीच में क्लिक करते हैं। तो हेडर फुटर की टूल बार में देखो एक तो ऑप्शन आता है पेज नंबर का, फिर आता है नंबर ऑफ़ पेजेस या डेट एंड टाइम। तो नंबर ऑफ़ पेजेस को भी हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट एक इंडिविजुअल लेक्चर डालेंगे इसके लिए। और ऐसे ही आपको डेट, टाइम या फाइल पाथ या फाइल नेम जो भी लिखना है आप इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, गिवन होता है। और इसके बाद दे रखा है, सॉरी यहाँ पर जो आपको फाइल पाथ बोल रखा है वो आपको सेंटर में फुटर में देना है। तो हम यहाँ पे बीच में सिंगल क्लिक करके डिलीट कर देंगे और इसके बाद हमें अब फुटर पे जाना है। फुटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फाइल पाथ लेना है। तो यहाँ से हमने फाइल पाथ लेके बाहर क्लिक कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पर 14 असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं और आई थिंक आप ये 15 नंबर खुद से कर भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कंटेंट ये डिज़ाइन करने के बाद चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करनी है इन ऑल कॉलम्स।
तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी हमारे यहाँ पर सेंटर में अलाइनमेंट करनी है सभी कॉलम्स की। तो पूरी टेबल डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर करेंगे। और इसमें जो पॉइंट है, जैसे सीरियल नंबर की बात करते हैं इसमें, तो सीरियल नंबर में मैंने यहाँ से एक नई शीट ले ली। शीट लेने के बाद अब इसमें सीरियल नंबर आपको यहाँ पे ना रोमन के अंदर टाइप करने हैं। तो रोमन में कैसे लिखा जाएगा, जो आपकी ABCD होती है, ABCD का जो I लेटर होता है अल्फ़ाबेटिकली, तो I यहाँ पे 2 टाइम्स I लिखेंगे, देन ट्रिपल I या IV या V, तो ये सभी हमारे क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो सीरियल नंबर कभी भी रोमन में आ जाए तो आपको मैनुअली कुछ कीबोर्ड से कैरेक्टर से कीबोर्ड से टाइप करना है। और क्लास की बात करें, यहाँ पर देखो 7th 8th 9th 11 का जो कॉलम है, मैंने यहाँ पर लिखा 7th, और लिखने के बाद हम डबल क्लिक करके यहाँ से T और H को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट सेटिंग्स में से यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट को ऑन करके ओके कर देंगे, जिसके बाद एंटर भी प्रेस करना है हमें। हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले 7th लिखा, देन सेल में डबल क्लिक करके T और H को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से होम टैब में ही फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाकर इसमें आपको एक सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट करके जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट हो गया टेक्स्ट। उसके बाद आपने एंटर बटन दबाना है। और अब हम चाहते हैं कि बाकी सभी में भी चाहिए तो ड्रैग कर देंगे, पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ना 11th लिखा हुआ है, ना कि 10th है, तो यहाँ पे तो सीरियल वाइज आया। तो इसमें पहले क्या करो, आप 11th कर दो और 0 को डिलीट कर दो। तो हमने यहाँ पे 0 को डिलीट करके एडिट करा। और इसके अलावा आप कभी भी किसी भी सेल में अल्फ़ा न्यूमेरिकल कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि रोल नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पे MDCI 0001 दे रखा है, तो रोल नंबर में कभी भी आपके कंटेंट में अगर सेल के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिकल कंबाइंड कैरेक्टर्स आ जाएं, तो आप इसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी। हमें सभी के अंदर टाइप नहीं करना। और देखो ये कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आपने इसमें भी असाइनमेंट के अंदर कैपिटल में ही लिखना है। और इसमें आपको एक तो क्वेश्चन बता दिया कि सेंटर अलाइनमेंट रखनी है, और न्यू कॉलम भी क्रिएट करना है आफ्टर मैथ कॉलम, एंड परसेंटेज भी आपको निकालनी है मैथ की। तो देखो 150 में से परसेंटेज निकालनी है आपको। लीजिए मैं निकाल देता हूँ, मार्क्स इन पंजाबी, मैंने यहाँ पे खाली पंजाबी लिख लिया है, या मार्क्स और परसेंटेज इन मैथ। देखो यहाँ पर हमने अब डेटा तो टाइप कर लिया, अब इसकी हमने ना परसेंटेज निकालनी है। कह रहे हैं आफ्टर मैथ कॉलम आपको परसेंटेज इन मैथ की निकालनी है। तो इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ मैथ मार्क्स बाय में अब कितने में से निकालना है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है आपको हेडिंग के अंदर दे रखा है कि आउट ऑफ 150, यहाँ पर जो मैथ के मार्क्स आ रहे हैं 150 में से आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 150% कर देंगे, और नीचे हम इसको भी ड्रैग कर देंगे। इसके बाद आपको टेबल डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज भी करना है। तो किसी भी रिकॉर्ड को रीअरेंज करना हो इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली, तो यहाँ पर आपको कभी भी क्वेश्चन में बोल देता है कि किसी भी फील्ड के थ्रू अगर सॉर्ट करना है डेटा, तो जैसे पिछले असाइनमेंट में भी हमने पढ़ा था, अब इसमें यहाँ पर भी बता रखा है कि जो सॉर्टिंग करनी है वो मैथ फील्ड के अकॉर्डिंग रखना है। तो मैथ का कॉलम ये वाला है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जस्ट एक सिंगल क्लिक करके आपको मैथ के कॉलम में सिलेक्शन पूरे की नहीं करनी है, सिंगल क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर हमारा देखो डेटा भी रीअरेंज हो चुका है मैथ फील्ड के हिसाब से। तो कई बच्चे कहते हैं ये डेटा चेंज हो जाता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिसकी जो डिटेल होंगी वो तो कंप्लीट उठ कर जाएंगी यहाँ पर। और सेट द टेबल हो गया। और इसके बाद आता है फ़ॉन्ट नेम, आपको गैरामोंट करना है, तो आपने सेलेक्ट ऑल करा, यहाँ से कैलिब्री लिखा हुआ है, गैरामोंट कर देंगे, ये हमने सेम कर दिया। और उसके बाद चेंज द कॉलम विड्थ ऑफ टेबल, सेल एज रिक्वायर्ड लिखा हुआ गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट में इसमें कह रहा है सेट द पेज मार्जिन 1 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन
और फिर दे रखा है 1.5 टू द टॉप एंड बॉटम। तो क्वेश्चन में कह रहा है सेट द पेज मार्जिन 1 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो यहाँ पर आपको ना लेफ़्ट राइट से जो मार्जिन है अपने पेज का वो 1 सेंटीमीटर करना है। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट पे जाकर मार्जिन ऑप्शन में कस्टम मार्जिन पे जाकर यहाँ पर लेफ़्ट में भी आपको 1 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 1 के साथ में CM लिखेंगे, टैब बटन का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद टैब दबाते यहाँ पर आगे राइट में, अब इसमें भी हमने 1 CM लिखा और उसके बाद साथ में दे रखा है एंड 1.5 सेंटीमीटर टू द टॉप एंड बॉटम। तो देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको अपने पेज का मार्जिन चेंज करना है, जिसमें आपको लेफ़्ट राइट से 1 सेंटीमीटर और जबकि टॉप और बॉटम में 1 सेंटीमीटर। और अगर क्वेश्चन में 1.5 बोला हुआ है सेंटीमीटर तो 1.5 सेंटीमीटर करेंगे लेफ़्ट राइट से या जहाँ से भी बोल रखा है, ओके कर दिया। उसके बाद आपको साथ में पेज का जो ओरिएंटेशन है लैंडस्केप और पेपर साइज स्टैंडर्ड कर देना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड में नॉर्मल भी है और ये A4 पेपर साइज़ है, ये कर दिया। तो आज ही हमारे 15 असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।